बोटलनेक नाम तो सुना ही होगा। मैं भी अपने वीडियोस पे कई बार बोटलनेक के ऊपर बात करता रहता हूँ। और यदि आपको बोटलनेक क्या होता है या बोटलनेक होने से क्या होता है ये नहीं पता, और फिर आपके एग्जिस्टिंग पीसी पे बोटलनेक हो रहा है तो उसको कैसे हटाएं, या फिर नए लेने वाले पीसी पे कैसे बोटलनेक को अवॉइड किया जा सकता है, उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि छोटे छोटे ध्यान देने वाले पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड कर रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So we can break apart to hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean only... सबसे पहले आप नया पीसी लेने वाले हो तो वाइजली कंपोनेंट्स को चूज़ करने से आपका जो बोटलनेकिंग का इशू है वो फिक्स होगा। पर यही सबसे ट्रिकी पार्ट है कि सही कंपोनेंट्स को कैसे चूज़ करें और एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में कैसे फाइंड करें कि बोटलनेक कहाँ हो रहा है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कि बोटलनेक क्या है। जब आपका पीसी का कोई भी पार्ट, चाहे वो सीपीयू हो, जीपीयू हो, एसएसडी हो या रैम जो भी हो, अगर एक कंपोनेंट बाकी कंपोनेंट्स को मैचअप या उनके साथ साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहा या स्लो चल रहा है, उसी को बोटलनेकिंग कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पीसी पे 4GB रैम है जो कि 2023 में नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होना चाहिए। और आपने एक गेम ओपन कर लिया जो कि उसका मिनिमम रिक्वायर्ड रैम है 8GB, मतलब उसको 8GB मिनिमम रैम चाहिए होता है। तो इस केस में आप जब भी उस गेम को ओपन करोगे तुरंत आपका रैम फुल हो जाएगा। अब चाहे आपने इंटेल के i5 13400F या राइजन के 5600X ही क्यों ना लगा रखा हो, आपका गेम ओपन ही नहीं होगा, बार बार क्रैश करेगा। अपने CPU और GPU तो बहुत अच्छा लगा रखा है, पर वो सब फास्ट होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। उनको उस 4GB रैम के लिए रुक जाना होगा जो गेम को लोड ही नहीं कर पा रहा। तो इस केस में आपका रैम जो है वो बोटलनेक कर रहा है। हाँ, शायद गेम ओपन हो भी गया तो फिर भी वहाँ पे आपको मेजर स्टार्टर्स देखने को मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया है, पर बोटलनेकिंग का जो इशू हमें देखने को मिलता है वो ज़्यादातर जीपीयू और सीपीयू के साथ ही देखने को मिलता है, ना कि रैम के साथ। तो नया पीसी लेने वक्त जो सबसे पहले दो चीज़ आपको ध्यान देना है वो है जीपीयू और सीपीयू का पेयरिंग। और रिकमेंडेशन के लिए मैं कुछ जीपीयू और सीपीयू पेयरिंग्स बता रहा हूँ ताकि आपको बोटलनेक ना हो नया पीसी लेते टाइम। फर्स्ट, अगर i3 या राइजन 3 के साथ बिल्ड करने वाले हो तो 3050 तक अच्छा चल जाएगा, और 3080 Ti, 3090 या 6800 XT के साथ आप राइजन के 5600X या i5 12400F को पेयर कर सकते हो। यहाँ 3090 या 6800 XT के साथ थोड़ा सा बोटलनेक हो सकता है, पर फिर भी वो नोटिसेबल नहीं होगा। और i5 12600K के साथ आप कोई सा भी GPU पेयर कर सकते हो एक्सेप्ट मे बी द RTX 3090 Ti। और i7 12700K या Ryzen 7 या i9 12900K या Ryzen 9 के साथ तो आप कोई सा भी RTX का मतलब GPU लगा लो। RTX 3090 Ti या 6900 XT को आराम से पेयर कर सकते हो विदाउट एनी बोटलनेक। और एक बात, मैं यहाँ लेटेस्ट 13 जेन या Ryzen के 7000 सीरीज़ के साथ नए GPUs को पेयर नहीं कर रहा क्योंकि मुझे खुद अभी उनके बारे में अच्छे से नहीं पता। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं है, तो मैं YouTube पे ही गेम्स टेस्ट वगैरह देखता हूँ और फिर खुद से ये पेयरिंग्स बनाता हूँ। तो लेटेस्ट जेन CPUs और GPUs के बारे में नहीं बता पाया, तो इसके लिए सॉरी। और रैम कितने होना चाहिए ये भी यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। अगर सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करना है स्ट्रीमिंग के साथ साथ, आप 16GB तक ही मैक्सिमम चूज़ करो, उससे ज़्यादा कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एडिटर हो और ज़्यादा वर्कलोड्स है तो इस केस में 32GB रैम आप लगा सकते हो, पर फिर भी 16GB रैम काम कर देगा। और एक बात, गेम्स के लिए आपको एक अच्छा CPU और GPU चाहिए होगा ही, पर अच्छे एडिटिंग के लिए आपको हमेशा एक अच्छा CPU का ज़रूरत होगा, ना कि GPU का। तो ये एक केस CPU और GPU के बारे में हो गया। अब CPU और GPU के अलावा कुछ और कंपोनेंट्स हैं जहां आपको बोटलनेकिंग दिखेगा, और ये केस है एयरफ्लो। आपने अच्छा CPU, अच्छा GPU ले लिया है और एक कैबिनेट पे फिक्स कर दिया जो ग्लास पैनल के साथ अच्छा दिख रहा है, पर उस CPU पे आपने स्टॉक कूलर लगा रखा है जो आपको आजकल हर एक CPU के साथ फ्री में मिलता है।
तो इस केस में नॉर्मल टास्क या छोटा मोटा गेम एडिट तक तो ठीक रहेगा, पर जैसे ही थोड़ी सी हैवी गेमिंग बड़ा एडिटिंग करने लगोगे, सीपीयू को वो स्टॉक कूलर ज़्यादा देर तक ठंड नहीं रख पाएगा और एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको आपका सीपीयू तब प्रोवाइड करेगा जब आपका पीसी मतलब सीपीयू कूल रहेगा। गर्म होगा तो थ्रॉटल करेगा और बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेगा। इसको ओवरकम करने के लिए आप आपके नीड के अकॉर्डिंग एक अलग एयर कूलर लगाने की कोशिश करना और ज़रूरत हो तो कैबिनेट पे भी एक्स्ट्रा 2-3 फ़ैन और ऐड कर लेना। दिखने में भी अच्छा होगा और एयर फ्लो भी ऑप्टिमाइज होगा। तो अब बात करते हैं फिर से रैम के बारे में, क्योंकि कभी कभी रैम भी बॉटलनेक करता है। तो इसको स्पॉट कैसे करें, है ना। आपको सिंपली टास्क मैनेजर खोलना है, फिर यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक करके स्टे ऑन टॉप पे क्लिक करना है और ये रहा आपका ग्राफ। हर टाइम स्क्रीन के ऊपर ही ओपन होता रहेगा और आप मॉनिटर कर पाओगे अच्छे से। और आप मेमोरी ग्राफ पे डबल क्लिक करके ऐसे मिनिमाइज़ कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ गेम्स खेलते टाइम मेमोरी को फुल होते दिख रहा है तो इसका मतलब है आपका रैम बॉटलनेक हो रहा है। और ऐसे ही आप सीपीयू को भी मॉनिटर कर सकते हो, जीपीयू को भी मॉनिटर कर सकते हो। और मेरे केस में अभी यहाँ हार्ड डिस्क बॉटलनेक कर रहा है। अब अगर आपका रैम फुल हो रखा है तो इस केस में आपको सी ड्राइव पे ध्यान देना चाहिए। अब आप लोग पूछोगे कि सी ड्राइव या एसएसडी को रैम के साथ क्या लेना देना, है ना। तो देखो, जब भी आपका रैम फुल हो जाता है तब आपका कुछ खुले हुए एप्लीकेशंस को सडन क्रैश होते हुए नज़र आएंगे और यही क्रैशेस ना होने के लिए आपका पीसी सी ड्राइव से थोड़ा सा स्पेस रैम को कुछ देर के लिए दे देता है। और रैम और स्टोरेज ड्राइव दोनों बेसिकली सेम ही चीज़ है, पर रैम हार्ड ड्राइव से बहुत ज़्यादा फास्ट है और रैम को कुछ ही देर के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसी वजह से उसका साइज़ होता है, मतलब 8 GB 16 GB ऐसे। और जब पीसी स्टोरेज को रैम की तरह यूज़ करता है तो उसी को वर्चुअल रैम कहते हैं। और आपका पीसी कभी ना कभी या वक्त में आपके सी ड्राइव से कुछ स्पेस उधार में लेते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए सी ड्राइव को खाली रखने के लिए हर कोई हमेशा सजेस्ट करता है। और कितना रैम कहाँ लेना चाहिए ये मैं थोड़ी देर पहले ही बता दिया। ये हो गया रैम के बारे में। आप बात करते हैं जीपीयूज़ के एयर फ्लो के बारे में। तो देखो, मार्केट में आपको सिंगल फ़ैन का 3060, डुअल फ़ैन का 3060 या ट्रिपल फ़ैन का भी 3060 देखने को मिल जाएंगे और इनके प्राइसेस अलग है। ऑब्वियसली ट्रिपल फ़ैन वाला बाकी दोनों से महंगा होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो जीपीयू सिंगल फ़ैन में मिलता है वो ट्रिपल फ़ैन से अलग है। आप यानी ज़्यादा फ़ैन वाले जीपीयूज़ को ले रहे हो तो उसका एयर फ्लो और अच्छा होगा, मतलब आप लॉन्ग टाइम के लिए हैवी गेम्स वगैरह खेलोगे तो फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होगा। और सिंगल फ़ैन वाला इनिशियल टाइम पे तो सही से परफॉर्म करेगा उस ट्रिपल फ़ैन जैसे ही, पर जब आप लॉन्ग टाइम के लिए हैवी गेम्स खेलोगे ना, वहाँ सिंगल फ़ैन वाला जीपीयू में आपको फ्रेम ड्रॉप्स या स्टार्टर्स दिख जाएंगे। तो ये बेसिकली जीपीयू एयर फ्लो बॉटलनेक है। और ध्यान रखना कि आपका पीसी आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए हमेशा इन दोनों कंपोनेंट्स को एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे रखने से ही दे पाएगा। एक आफ्टर मार्केट कूलर हमेशा एक स्टॉक कूलर से अच्छा होता है। तो सीपीयू और जीपीयू में इस चीज़ का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट, अगर आप 3070 या 3080 या उससे ऊपर वाले जीपीयूज़ को लगा रहे हो तो एक Gen 4 वाला NVMe SSD के साथ और अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। ये Gen 4 वाले NVMe SSDs के स्पीड 5 to 7 GB पर सेकेंड का होता है, जो कि एक 500 MB पर सेकेंड वाले SSD से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ये 500 MB पर सेकेंड वाले SSD GTX 1660 तक अच्छा है, पर उससे ऊपर वाले GPUs के साथ पेयर करना है तो NVMe के साथ ही जाओ। और Zen 3 के NVMe SSDs के साथ आप 3060 तक आराम से पेयर कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे चेक करना है ये सब, आप सिंपली गूगल कर लो, उस SSD के नाम के बाद स्पीड तेज़ डाल दो और आप इजीली समझ जाओगे। मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ। आपका SSD 700 MB पर सेकेंड या उससे ज़्यादा है तो आप RTX 3050 के साथ पेयर कर सकते हो, और 2 to 3 GB पर सेकेंड का है तो RTX 3060 या उससे ऊपर वाले GPUs के साथ पेयर कर सकते हो। और 3070 और उससे ज़्यादा है तो आप 5 GB पर सेकेंड या उससे ज़्यादा वाला SSD लगा सकते हो। तो ये रहा स्टोरेज बॉटलनेकिंग। पर क्या यही कुछ रीजंस है बॉटलनेकिंग के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। एक और कंपोनेंट है जो कि है पावर सप्लाई।
और अगर यही चीज़ अच्छे से सारे कंपोनेंट्स को वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा तो ये एक बॉटलनेकिंग का फैक्टर बन जाता है। अगर आप एक 3060 को 450 वाट पावर सप्लाई के साथ पेयर करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पीसी ऑफ होता रहेगा बीच बीच में, या कभी कभी खुलेगा भी नहीं, क्योंकि आपका जीपीयू या सीपीयू इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है कि थोड़ा सा पावर कम कंज्यूम करके अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर आपका जीपीयू 250 वाट पावर मांग रहा है तो उसको 250 वाट चाहिए होगा ही, उससे कम अगर मिल रहा है तो वो चलेगा ही नहीं। तो हाँ, पीएसयू भी एक बॉटलनेकिंग का फैक्टर बन जाता है। तो वीडियो को एंड करते टाइम एक सिंपल सोल्यूशन बता देता हूँ कि आप कैसे चेक करोगे। सबसे पहले तो आप आपके बजट के हिसाब से जीपीयू को चूज़ कर लो और फिर सीपीयू और बाकी कंपोनेंट्स को चूज़ करो और देखो कि आपका जीपीयू अच्छा खासा यूटिलाइज हो पा रहा है या नहीं। अगर नहीं तो आप सीपीयू को फिर से चेक करो और उसके बाद रैम को, और अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अच्छा यूटिलाइज नहीं हो रहा तो एक बार एसएसडी को चेक कर लेना और एंड में पावर सप्लाई को। और बीच बीच में सीपीयू और जीपीयू के थर्मल्स का भी ध्यान रखना, कहीं वो 80% या उससे ज़्यादा तो नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो मोस्ट लाइकली आपका सीपीयू या जीपीयू थ्रॉटल करेगा और आप परफॉर्मेंस लूज़ करोगे। तो शायद बॉटलनेकिंग के रिगार्डिंग में सब कुछ बता पाया, और अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कंटेंट्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।